एनिमल टिश्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? कोई आप समझा सकते हो शैली को? मैम एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़े थे, आपने टाइप्स बताए थे, जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यूज थे, कनेक्टिव टिश्यू थे, मस्कुलर टिश्यू थे और नर्वस टिश्यू थे। और एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल में आपने स्किन बताया था, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल में ब्लड थे, बोन्स थे, और मस्कुलर टिश्यू के एग्जांपल में स्टमक्स थे और ईसोफेगस थे, और नर्वस टिश्यू आपने डिस्कस किया था एक टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, देखो एनिमल टिश्यूज में मैंने बताया था जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, हम मैमल्स को कंसिडर करते हैं, ह्यूमंस को, ठीक है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग है, किडनी है, ठीक है। तो ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हैं? डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज से बने हैं, है ना। अगर आप एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को उठाकर उसका माइक्रोस्कोपिक पूरा व्यू करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? आपको पर्टिकुलर टिश्यू का एग्रीगेशन दिखाई देगा, ठीक है। एक ही तरीके के टिश्यूज वहां पे दिखाई देंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, सपोज आपने ये लंग्स है, इसका इतना सा पार्ट उठा के आपने इसकी क्या करी, इसको कट करके और इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, ठीक है। अपने लेबोरेटरी में आपने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़े इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या होगा कि आपको सेम टाइप ऑफ टिश्यूज अरेंज्ड मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सेम टाइप ऑफ टिश्यूज अरेंज्ड मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये पार्ट आप देख रहे हो, ये ब्लू वाली जो डायग्राम दिख रही है आपको, ये स्टमक की लाइनिंग दिख रही है, ठीक है। स्टमक के आपने एक पार्ट को माइक्रोस्कोप में व्यू किया तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सेल्स टिश्यूज जो है, एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर ये सारे सेल्स जो है वो अरेंज दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे हमें सेम टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, है ना। उसी तरीके से ये क्या है, ये हमारा हार्ट का रीजन, ठीक है। हार्ट के रीजन से जो हमने देखा तो हमें इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ये कनेक्टिव टिश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे ये क्या है, ब्लड ब्लड का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आरबीसी वगैरह दिखाई दे रही है ना, ये छोटे छोटे क्या है, सेल्स आरबीसी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो हमारे ये किडनी का पार्ट हमने देखा था, यहाँ पे भी हमें सेम काइंड ऑफ टिश्यूज दिख रहे हैं, सेम काइंड ऑफ सेल्स दिखाई दे रहे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज से बना है। हो सकता है कि वो ऑर्गन डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज से भी बना हो, ठीक है। एक ही ऑर्गन में आपको अलग अलग टाइप के टिश्यूज भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका स्टमक है, हम एक ऑर्गन को कंसिडर कर रहे हैं स्टमक को। स्टमक के अंदर आपको मस्कुलर टिश्यूज भी दिखाई देंगे, ठीक है। जब आप उसके अलग अलग, उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, सारे ऑर्गन्स के अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो हर लेयर डिफरेंट टिश्यू से बना है। जैसे कि आपको उसमें मस्कुलर टिश्यूज भी दिखेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज भी दिखेंगी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज भी दिख जाएंगी, नर्वस टिश्यूज भी दिख जाएंगे उसके अंदर, है ना। क्योंकि ये सारे टिश्यूज जो होते हैं वो ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को ही मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है। तभी हमारी बॉडी क्या होती है, पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करती है। एक बॉडी, हमेशा बॉडी जो होती है, एक ऑर्गन जो होता है दूसरे ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये टिश्यूज से ही पूरे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था सबसे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारी बॉडी की जितनी भी कवरिंग है, ठीक है। सपोज आपके पास एक बॉटल है, इस टाइप का बॉटल इमेजिन करो, ठीक है। अब इसके जो बाहर की जितनी भी कवरिंग है, पूरी की पूरी कवरिंग, वो भी एक टिश्यू से बना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर खाली है, स्पेस है, ठीक है ना। तो इसके जो अंदर की लेयर होगी वो भी तो एक टिश्यू से फॉर्म हुई होगी ना। तो ये दोनों सेम एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। ऊपर की कवरिंग और अंदर की कवरिंग, वो दोनों ही एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है।
तो आप बॉडी में जहां जहां भी स्पेस वाले पार्ट देखोगे, जैसे कि मैंने कैविटीज के बारे में बताया था, ये देखो हमारी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैविटीज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ हेड वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। देन ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से आ रहा है, ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, ये स्पाइनल कैविटी होती है, ठीक है। ऊपर वाला जो रीजन होता है ये मैंने बताया था, ये डायफ्रैगम होता है। डायफ्रैगम क्या करता है, हमारी थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, ठीक है, अलग अलग रखता है। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, जो बॉडी का अपर पार्ट होता है, हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, उसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लंग्स होता है, हार्ट होता है, ये सारे ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं। तो ये थोरैसिक कैविटी होगी। एब्डोमिनल कैविटी होती है जिसमें स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, लिवर होगा, पैंक्रियाज होगा, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स कहाँ रहेंगे, एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये जितने भी आपको कैविटीज दिख रहे हैं, ये कैविटीज की लाइनिंग भी किससे बनी होंगी, एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी खाली स्पेस है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी ऑर्गन्स या जो भी ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वहां पे किसकी लाइनिंग होगी, एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होगी। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंड करने का काम। जैसे कि हमारी एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, मैंने आपको बताया था कि काफी डेंसली पैक्ड होती है ना। ये सेल्स देख रहे हो आप, ये सेल्स देख रहे हो एक दूसरे से चिपकी हुई है, ठीक है, इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। जब स्पेस नहीं है तो इनके अंदर ब्लड कैसे फ्लो होगा, है ना, इनके अंदर क्योंकि ब्लड वेसल्स भी नहीं होंगे, जब ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो इनके अंदर ब्लड कैसे फ्लो होगा, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, देखो इनके नीचे नीचे में आप एक देख रहे हो कि कनेक्टिव टिश्यू गई हुई है, ठीक है। यहाँ जो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। तो वो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, वो इस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू भी हमारी ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू होंगी वहां वहां उसके पास कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था। मस्कुलर टिश्यूज क्या करती है, इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का, ठीक है। मूवमेंट कर रहा है, अगर कोई ऑर्गन मूवमेंट कर रहा है, लोकोमोशन शो कर रहा है, तो वहां पे कौन सा टिश्यू चाहिए, वहां पे हमें मस्कुलर टिश्यू चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि स्टमक है हमारा, पेट, ठीक है, उसके अंदर कौन से टिश्यूज होंगी, मेनली मस्कुलर टिश्यू होंगी, क्योंकि स्टमक जो होता है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है, ठीक है, उसको फूड डाइजेस्ट करना होता है। तो फूड को क्या करता है, वो चर्न करता रहता है, घुमाता रहता है पेट के अंदर, है ना, तो उसके अंदर एक मूवमेंट चलती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे मस्कुलर टिश्यू चाहिए, ठीक है। द नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू भी ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होगी, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होती है वही मैसेज कैरी करती है आपके ब्रेन से निकलकर जो जो भी नर्व्स जाएंगी, ठीक है, वो ऑल ओवर द बॉडी जाती है। आपको आपके हैंड्स में भी होंगी, आपके लेग्स में भी होंगी, सो टॉप टू बॉटम हर जगह न्यूरॉन्स प्रेजेंट होगी, है ना। तो ये नर्वस टिश्यू होती है, क्या काम करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है, ठीक है, सिग्नल्स भेजने का काम करती है। ये 4 टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा था। फिर मैंने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, ठीक है, ऑर्गन्स को और कैविटीज को कवर करेंगी। यहाँ देखो ये मैंने बताया था कि ये सेल्स होते हैं जो काफी डेंसली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, अगर होगा भी तो बहुत ही कम। जब सेल्स के बीच में स्पेस होगा, अगर यहाँ पे स्पेस होगा सपोज, तो इसके बीच में क्या होगा, क्या होगा इसके बीच में, अब बताओ कोई, अगर स्पेस होगा अगर सेल के बीच में, तो उसमें कुछ तो चाहिए ना हमें, क्या होगा फिर उसके बीच में, फ्लूइड होती है, क्या बोलते हैं इसे, मैम एयर। नहीं एयर नहीं होगा, टिश्यू टिश्यू जो होती है ना, अगर एयर होगा तो क्या होगा, कैसे फिर वो अपने आप को अपने साइज में रख पाएंगी, एयर नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ फ्लूइड चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि टिश्यू मतलब सेल्स क्या हो रहा है, अगर मूवमेंट भी कर रहे हैं तो उनके अंदर फ्रिक्शन होगा, एयर की वजह से फ्रिक्शन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना, कुछ ना कुछ हमें लिक्विड चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रख सके, है ना, और न्यूट्रिशन भी देने का काम करती है। जो फ्लूइड होती है इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं जिससे सेल्स क्या करते हैं,
न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इन फ्लूइड्स के अंदर लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन्हीं से ये सेल्स क्या करती है, अपना खाना लेती हैं, ठीक है। तो उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? यस मैम। ओके, फिर देखो, ये एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है कैसी दिखती है वो। यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, ये बहुत ही डेंसली पैक्ड सेल्स है और वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर रहती हैं। ये जो आपको ये लेयर दिख रहा है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर ही वो एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, उनका फंक्शन होता है कि वो उन सेल्स को न्यूट्रिशन दे, ठीक है। क्योंकि सेल्स के अंदर में मैंने बताया कि कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होता है, तो सेल्स को फिर न्यूट्रिशन कौन देगा, उन सेल्स को न्यूट्रिशन बेसमेंट मेम्ब्रेन देगा, ठीक है। और इन्हीं बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आप ये देख रहे हो एक और लाइनिंग होती है जिनमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, इन्हीं कनेक्टिव टिश्यूज से लेता है, ठीक है। मैम मैम बोलो बोलो। यस मैम। मैम जैसे आपने बोला एपिथियल टिश्यू मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स कवर करता है, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द तो ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स वो कवर नहीं करता? मोस्ट ऑफ द मतलब सारे ही ऑर्गन्स में होता है वो। ओके मैम, मेरे को ऐसा लगा मोस्ट ऑफ द है तो नहीं उसमें नहीं, से कुछ को ऐसा नहीं कोई करता। ऑर्गन नहीं होगा जो एपिथेलियल टिश्यू से बना ना हो, ठीक है। ओके मैम। इसके फंक्शन मैंने आपको नोट नहीं करवाए थे, जो फंक्शंस नोट करूँ। शॉक से कोई इंजरी ना हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उन सारी चीजों से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी बॉडी को, ठीक है। सेकंड काम होता है इनका सिक्रेशन, ठीक है। ये टिश्यूज जो होती हैं ये बहुत सारी जगह लाइक हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पे वो क्या काम करती हैं, सिक्रेशन का काम करती हैं। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है, जैसे कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी तो इंटेस्टाइन में वहां पे क्या काम करेंगी, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स बचते हैं तो उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम एपिथेलियल टिश्यूज करेंगे। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। फिल्ट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन, ये सारे अलग अलग काम है एपिथेलियल टिश्यूज के, ठीक है। एक और मेन फंक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं सेंसरी रिसेप्शन। ये क्या होता है, सेंसरी रिसेप्शन। एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि हमारे नोज में प्रेजेंट है, ठीक है। नोज में वो क्या काम करती है, सेंस करने का काम करती है, स्मेल को सेंस करती है, जैसे कि हमारी टंग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। टंग में क्या 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 काम करेगी, टंग में वो टेस्ट बड बना रही है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को पहचानता है, ठीक है। नोज में क्या कर रही है, सेंस द स्मेल, इसमें हेल्प कर रही है, ठीक है। आपके इंटरनल ईयर में प्रेजेंट है, हमारे कान में भी प्रेजेंट है ना, वहां पे क्या काम कर रहा है, हमें
सुनने में एक तो मदद कर रहा है एंड इक्विलिब्रियम बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, हमारे दो कान होते हैं ना, दोनों कान एक साथ एक्टिव रहने चाहिए। ठीक है, अगर एक कान बंद रहेगा या फिर दोनों कान बंद है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप अपने कान को बंद करके देखो, आपकी पूरी बॉडी ऐसा लगेगा कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है ना। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में देखेंगे। देखो, एक तो फर्स्ट डिवीजन इनका होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स। ठीक है, किस शेप में प्रेजेंट है सेल, उसके बेसिस पे हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल कैसे होंगे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपका, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से स्क्वैश किए हुए रहेंगे, मतलब बहुत ही दबे हुए रहेंगे। ठीक है, चपटे शेप में रहेंगे, यहाँ पे इनका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस टाइप के जो सेल्स आपको दिखेंगे सिंगल लेयर के होंगे, ये है ना, सिंगल लेयर के जो स्क्वैश टाइप सेल्स दिखेंगे उन्हें हम स्क्वैमस एपिथेलियल सेल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड होता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। क्यूबॉइडल कैसा होता है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर छोटे छोटे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, क्यूब्स कैसे होते हैं, इस टाइप का होता है क्यूब। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, वैसे वो पूरा बराबर होता है ना। ये क्यूब होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, देन थर्ड टाइप क्या होगा, इस तरीके से पिलर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, इसे हम कॉलम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है ये यहाँ बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नीचे की तरफ न्यूक्लियस इनका होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये शेप ऑफ सेल के अकॉर्डिंग मेनली तीन टाइप में हमने एपिथेलियल टिश्यूज को डिवाइड किया। सबसे पहले कौन सा है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। ठीक है, इसमें सेल्स कैसे होते हैं, सिंगल लेयर के होते हैं। इन तीनों में ही आप देखोगे कि सिंगल लेयर के सेल्स है ना, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है। पहला कैसे है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है। ठीक है, जिनमें सेल्स क्या है, ऐसे स्क्वैश टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर क्यूबॉइडल में कैसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉलमनर में कैसे होते हैं, एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से आपको लंबे लंबे पिलर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, है ना। देन सेकंड डिवीजन होता है लेयर्स ऑफ सेल, कितने लेयर में प्रेजेंट है। अभी तक हमने देखा सब सिंगल लेयर में थे। ठीक है, एक ही लाइन देखी ना हमने कि सब सारे सेल्स कैसे सिंगल लेयर में। तो पहले तो जाएंगे सिंगल लेयर। ठीक है, देन मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, सिंगल लेयर वाले जो होंगे उन्हें हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम, ये सिंपल एपिथेलियम होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, लेयर्स के बेसिस पे, सिंगल और मल्टीपल। सिंगल में आपको कैसा दिखेगा, सिंपल एपिथेलियम जिसके सिर्फ सिंगल लेयरिंग होगी, है ना, जैसे हमने ऊपर देखा था। मल्टीपल लेयर्स में क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स एक के ऊपर एक अरेंज रहेंगे। ठीक है, इनमें क्या होता है स्ट्रेटिफाइड में कि आप जैसे देख सकते हो
इस तरीके से आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एक ही रहेगी। इसके ऊपर क्या है, सपोज ये हमने क्यूबॉइडल सेल्स को ले लिया, इसकी डिफरेंट लेयरिंग्स यहाँ पे है, ठीक है। इसके ऊपर हमें और लेयरिंग्स दिख जाएंगी, ठीक है, इसके ऊपर हमें और लेयरिंग्स दिख सकती है, ठीक है। इसके ऊपर हो सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी दिख जाए, जरूरी नहीं है कि क्यूबॉइडल है तो ऊपर वाले लेयर्स में क्यूबॉइडल ले लो, जो भी शेप होगा। सपोज मैंने यहाँ पे स्क्वामस शेप का ले लिया, ठीक है, हम ऊपर की जो लेयरिंग दिख रही है मुझे क्या दिख रही है, ये स्क्वामस टाइप का है, तो मैं इसे क्या बोलूंगी, इस पर्टिकुलर सेल का नाम मैं दूंगी स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। अगर सपोज इसके ऊपर आपको क्यूबॉइडल शेप का रहता तो आप क्या बोलते, अगर इसके ऊपर इस तरीके से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो आप इसका क्या नाम दोगे, क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। हाँ, क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। अगर सपोज इसके ऊपर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तो आप क्या बोलोगे, कॉलमनर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। उसी तरीके से हमारे सिंपल एपिथेलियम के भी डिवीजन हो जाएंगे, है ना। सिंपल ये भी 3 टाइप के हो जाएंगे, सिंपल क्या था ऊपर, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, देन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये डिवीजन आपको समझ में आया ना कैसे हुआ है? यस मैम। ओके, देखो अब हम एक एक करके इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्क्वैमस। वैसे अभी 9th क्लास मैंने आपको ये समझाने के लिए समझाते ताकि आप समझो कि स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, सिंपल क्या होता है, ठीक है। बट 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटिफाइड वाली चीजें जानना इतनी जरूरी नहीं है ना। सिंपल आपको 3 टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, ठीक है। और कॉलमनर और क्यूबॉइडल का एक और टाइप होता है जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सीलिया के प्रेजेंस की वजह से हम उसे क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। जो सिलिएटेड एपिथेलियम होंगे वो क्यूबॉइडल के ऊपर भी हो सकते हैं और कॉलमनर के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के सीलिया प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं बताऊंगी उसके बारे में। तो सबसे पहले स्क्वैमस टिश्यू, क्या होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू? इट हैज वेरी thin एंड फ्लैट सेल्स, है ना। सेल्स कैसे होंगे इसके, बहुत ही पतले होते हैं और एकदम फ्लैट होते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बता सकती हूँ, देखो स्क्वैमस वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। स्क्वैमस वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये होता है स्केल्स, है ना। स्केल्स आप कहाँ देख सकते हो, किस ऑर्गेनिज्म में हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं? स्नेक। स्नेल, फिशेज, फिशेज में देखा है जो यस मैम। उनकी लेयरिंग्स होती है उन्हें हम स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा एग्जांपल है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का, पूरी ऊपर की जो कवरिंग होती है स्क्वैमस टाइप की, ठीक है। देखो इसके एग्जांपल्स आपको जो याद रखने हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ, आप माउथ का अंदर का जो पार्ट देखोगे ओपन करके तो जितने भी आपको वहां पे टिश्यूज दिखती है ना
वो सारी कैसी है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज है, ठीक है। माउथ की लाइनिंग, देन एसोफेगस की लाइनिंग, ठीक है। एसोफेगस जो होता है फूड पाइप होता है ना, जो हमारा जो नेक फेरिंग्स रीजन होता है, नेक वाला पोर्शन, वहां से क्या होता है, एक पाइप जाती है, ठीक है। पाइप जाती है, वो कहाँ ओपन होती है, स्टमक में। वो क्या करती है, हमारी फूड को कैरी करती है, माउथ से स्टमक में कैरी करती है उस फूड को, ठीक है। उसे हम एसोफेगस कहते हैं। तो उसकी भी लाइनिंग जो होती है वो कैसी होती है, वो भी एक हॉलो पाइप है ना, इस तरीके से हॉलो पाइप है, ठीक है। तो इसके भी अंदर और बाहर क्या होंगे, एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होता है, ये भी वेसल्स है ना, पाइप है। तो इनके अंदर भी क्या होगा, हॉलो स्पेस होगा, और इसके अंदर भी ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन एल्वियोलाई में मिलेंगे आपको, जहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कि इनका फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन का होता है। तो एल्वियोलाई क्या होते हैं, जो हमारा लंग्स है, ठीक है। यहाँ हमारा लंग्स है, इस तरीके से इनमें छोटे 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 एल्वियोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैस का एक्सचेंज होता है। तो वो यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं एल्वियोलाई में, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके इंपॉर्टेंट है कि लाइनिंग ऑफ माउथ में होता है, एसोफेगस में दिख जाएगा, ब्लड वेसल्स में दिखेगा, एल्वियोलाई में दिखेगा, ठीक है। चलो, ये स्क्वैमस एपिथेलियल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये दो तरीके की होती है, मैं पहले बता चुकी हूँ, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना। वो कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि सिंपल होगा तो ये सिंगल लेयर का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल स्क्वैम सिंपल हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से रहेंगी, इसके ऊपर ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। सेकंड है हमारा cuboidal epithelium, ये कैसा होगा, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। जितने लंबे होंगे उतने चौड़े भी होंगे, है ना। ट्यूब ऐसा ही होता है, जितने लंबे होते हैं उतने चौड़े होते हैं, ठीक है। सारे सेल्स जो होंगे वो हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियल से इसे कंपेयर करें, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होते हैं, वो ज्यादा प्रोटेक्शन और ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। तो एज कंपेयर टू squamous epithelium, cuboidal epithelium cells provide more protection and mechanical strength. occurrence कहाँ होता है, in the lining of
टिब्यूल क्या होती है? ग्लैंड्स होते हैं लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ना हमारी बॉडी में। तो उन ग्लैंड्स के पास भी आपको ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलेंगे। अब किडनी टिब्यूल क्या होती है? आपने ये देखा होगा आपकी जो बीन शेप किस तरीके से किडनी होती है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, ठीक है। मतलब जितना भी फिल्ट्रेशन का काम होता है, किडनी हमारी क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ठीक है। तो जितना भी फिल्ट्रेशन का काम होता है ये सारी ये नेफ्रॉन्स ही करती है, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स का शेप कैसा होता है? इस तरीके से होता है। इस तरीके का शेप होता है नेफ्रॉन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे फोल्डेड फोल्डेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, है ना। तो ये जो होती है यही टिब्यूल्स होती है, ठीक है। इन्हें पीसीटी बोलते हैं और इन्हें डीसीटी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ टिब्यूल समझाने के लिए आपको ये बता रही हूँ। टिब्यूल्स क्या होते हैं? ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट। एंड ये पार्ट क्या है? डीसीटी इज डॉर्सल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल डॉट, ऐसा इसका कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी पार्ट क्या होती है? यही टिब्यूल्स होती है। ये क्या करती है? ये रीएब्जॉर्प्शन का काम कराती है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? ब्लड आपकी फिल्टर होके आई, है ना। अब ब्लड जब फिल्टर होके आएंगी, फर्दर यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो वहां से क्या हो रहा है कि फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। जो भी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स ये सब होंगे वो सब क्या होंगे? फिर से ये वेसल्स क्या करेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल सेल्स, ये जो आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, किडनी के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे कैसी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, है ना। इसका मेन फंक्शन हो जाएगा हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहे हैं? ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने सलाइवरी ग्लैंड्स ये सब बताया, ठीक है। वहां पे इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? सिक्रेशन, सलाइवा को सिक्रेट करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। देन कोई सेल एक्सक्रीशन कर रही होंगी, वहां पे भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन तो फाइनल फंक्शन होता ही है ना। सारे एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, ठीक है। ये भी दो तरीके की हो जाएंगी, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। वो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट वो आपको पता होना चाहिए कि सारी जो टिश्यूज होती है वो दो तरीके की होंगी, है ना। सिंगल लेयर में होंगे एंड मल्टीपल लेयर्स में होंगी, ठीक है। देन थर्ड टाइप हमारा होता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। कैसे होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू? या सभी को क्लियर हो रहा है? यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो। यस मैम, क्लियर। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, चलो। ये कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो यहाँ बेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें ही कुछ टिश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो इंटेस्टाइन वाली स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके के सेल्स देखने को मिल जाएंगे। कॉलमनर सेल्स ही हैं ये सारे, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ही हैं, बट उनके अंदर क्या है? इस तरीके से माइक्रोविलाई वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये माइक्रोविलाई वाले स्ट्रक्चर क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, है ना।
एक तो किसी भी ऑर्गन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन देख बहुत पतले पतले वो है तो बहुत लंबे, ठीक है, लेंथ वाइज अगर देखोगे तो वो बहुत लंबे होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा लंबे होते हैं, बट विड्थ वाइज क्या होते हैं, चौड़ाई में वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही छोटे से स्पेस में बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो उनके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या होता है, उनके पास इस तरीके के माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ना। माइक्रोविलाई के प्रेजेंस से क्या होता है, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो उनकी एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, पिलर और कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। इस हफ्ते आपका टेस्ट है, पता है ना आपको, यस मैम। बायो का सिलेबस पता है ना, विशाल सर ने बताया होगा आपको। फर्स्ट Yes, यूनिट ma'am. पूरी आ रही है, ठीक है, और सेकंड में प्लांट्स का जो पार्ट है वहां तक आएगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये टॉल ज्यादा लंबे होते हैं। Ma'am, today is my first day of this tuition. Ma'am, can you tell when the test is? Test is on Sunday. Okay, what's your name? Ma'am, Akshat Raj. Akshat. Okay, so it's your first class. Yes, ma'am. Okay, then means you have read already the first chapter. Means you are prepared by yourself. Okay, ma'am. No. Means I'm asking that you have learned it earlier or you are not aware of anything. Ma'am, about this exam. No, not this exam. Like I'm asking that you have read the chapter cells, means you know all thing about the cells. You have learned it earlier or not? Ma'am, not that much. Means, ma'am, little bit I have learned. Okay, so you can watch the previous lectures. Okay, Okay, and ma'am. if you have any doubts, then you can ask me. Okay, ma'am. Okay, so you have joined today itself. Ma'am, from Saturday I am started and ma'am, for biology it's my first class. Okay, so don't worry. Okay, ma'am. Sometimes it rains, so. Akshat, so you are going to give the test? Yes, ma'am, I will watch the video that I will give. Yeah, just try. That will help you. Huh? Okay, ma'am. हाँ, यहाँ पे क्या होते हैं, किप्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इनमें माइक्रोविलाइज होते हैं। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे फ्रेंड्स, लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। स्टमक के अंदर क्या होता है, सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है ना, बहुत सारे क्या बोले, एक्सीएल जो होता है, एसिडिक मीडियम करेक्टली है ना, उनका सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो ये सेल्स क्या करते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर होंगे, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिल जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन के अंदर मिल जाएगा। देन
which also forms गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है? ओविडक्ट्स, ठीक है। क्या होता है गॉल ब्लैडर? आइडिया है किसी को? मैम पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है। हाँ, लिवर के नीचे होता है ना। लिवर में क्या होता है? बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ना। तो वो जूस कहाँ होते हैं? बनते तो लिवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं? स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो ये जो कनेक्ट कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या कर रही है? ये गॉल ब्लैडर की लाइनिंग को भी बना रही है ना। ये जो सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, वैसे तो और भी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स टिश्यूज हैं जो कि इन डिफरेंट टिश्यूज से बनती है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल्स ही बताए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप याद रख सको, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स ही हैं सारे टिश्यूज में। तो ये आप ध्यान में रखना हमेशा कि कौन सा टिश्यू किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? सेम फंक्शन हो जाएगा इनका भी। क्या है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का हो जाएगा, जैसे कि स्टमक में ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, देन इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, है ना। एंड सिक्रेशन में फंक्शन हो जाएगा, जैसे कि गॉबलेट सेल्स के बारे में आपने सुना होगा। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। तो म्यूकस बाय गॉबलेट सेल्स, म्यूकस का सिक्रेशन होता है गॉबलेट सेल से इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। या फिर कहीं पे अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वहां पे भी कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स दिख जाएंगे आपको। म्यूकस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? हमारे नोज में भी होता है, नोज के अंदर म्यूकस होता है ना। जैसे ही कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल या कुछ भी आपके एयर के साथ जब अंदर जाता है तो म्यूकस क्या करता है? उसे फटाफट बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। वो अंदर नहीं जाने देता है ना। अगर वो हमारे लंग्स तक पहुंच गए, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन या कोई भी डस्ट पार्टिकल, तो वो क्या करेंगे? हमारे लंग्स को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ही हमारे नोज वाले पार्ट के अंदर म्यूकस होता है, जो कि उन सब को क्या करता है? रोक कर रखता है, ठीक है, अंदर नहीं जाने देता है। जब सर्दी होती है तो आपको फील भी होता होगा कि म्यूकस सारे बाहर आते हैं ना। ठीक है। देन एक टाइप आपको मैंने बताया था ciliated epithelial tissue। ciliated epithelial tissue का मतलब है कि जैसे जो आपके कॉलम क्यूबॉइडल टिश्यूज थे, है ना, इनके ऊपर भी सीलिया हो सकता है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज थे, ठीक है, इनके ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट हो सकता है। तो ये 2 टाइप के टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सीलिया भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उन्हें सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ये कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है। They will have cells will have cilia on their free surface, ठीक है। फ्री सरफेस मतलब कि ऊपर वाले पार्ट। एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं? इनका वन एंड जो होता है वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहता है, और वन एंड जो होता है वो हमेशा ही फ्री रहता है ना, फ्री एंड होता है। तो जो ये फ्री एंड है इसके ऊपर ही सीलिया प्रेजेंट होगी, ठीक है। सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया को आपने पहले कहाँ पढ़ा हुआ है? पैरामीशियम के अंदर पढ़ा है। जब हमने सेल वाला पार्ट पढ़ा था, हमने उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, अमीबा, पैरामीशियम, है ना। तो Yes, ma'am. अमीबा किससे मूवमेंट करता था? अमीबा के पास क्या होता है?
पैर होते हैं, पैर होते हैं ना अमीबा के पास? बताओ शैली, क्या होता है अमीबा के पास? आयुष, बोलो बोलो, कैसे चलते हैं अमीबा, क्या होते हैं उनके पास? पैर होते हैं ना, याद आ रहा है, ये हमने इस तरीके से बनाया था। कहाँ पे है अमीबा का पैर? मैम एक सर्टेन लेग नहीं होता है, सिडोपिया होता है। सूडोपोडिया होता है ना? इन्हें हम फॉल्स लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स फॉल्स फीट। लेग बोलते हैं, है ना, सूडोपोडिया। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, सूडोपोडिया अपना बना लेते हैं ना, जहाँ भी फूड मिलता है फिर वो उसको फूड को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पैरामीशियम के पास क्या होता है? पैरामीशियम इस तरीके से होता है, स्लीपर लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है ना, इसके बॉडी पे पूरे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया की वजह से मूवमेंट करता है। ठीक है, छोटे छोटे ये इनके लेग है। ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, धीरे 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 इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो सीलिया क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है ना? जिस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास सीलिया था, उसी तरीके से हमारे सम ऑर्गन्स के पास, ह्यूमंस में सम ऑर्गन्स के पास क्या है, टिश्यूज के पास सीलिया है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं ना। जैसे कि कोई भी सपोज कोई भी न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल या कोई भी सेल है जिसे क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कोई सेल है, अब इसे इधर से इधर जाना है, तो वो कैसे जाएगा, ये सीलिया के थ्रू जाएगा, है ना? ये सीलिया आपस में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पार्टिकल इधर की ओर मूव करेगा। ठीक है, किस तरीके से मूवमेंट होगी समझ में आ रहा है सीलिया का फंक्शन? ये जो सिलिएटेड टिश्यूज है, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज, ये कहाँ पाए जाएंगे फ्रेंड्स, होगी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब लंग्स का पूरा पार्ट है ना, ट्रैकिया, ये सब जो होता है ना, वहाँ पे ऐसे टाइप के सेल्स होंगे। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या है, ये भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, लंग्स का ही पार्ट है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, ये भी, ये सारे क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ही पार्ट है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से देखो, ये हमारा लंग है। ठीक है, ये वाला जो पाइप होती है, ये वाली पाइप ऊपर, इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, है ना? ये विंड पाइप होती है। ठीक है, जहाँ से एयर अंदर आता है। देन ये फर्दर जो दो ब्रांच में डिवाइड होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। देन ये अंदर जाके फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, इन्हें आप क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। देन इन्हीं के पास छोटे छोटे इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई सेल्स होते हैं। मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है इन्हीं एल्वियोलाई में होता है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आपको सारे पार्ट समझ में आए, ट्रैकिया ये है, देन ये ब्रोंकाई है, इसके फर्दर डिवाइडिंग है, ये ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, ये एल्वियोलाई है। तो जो ये आपको सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू देखा था, यहाँ पे सारे टिश्यू तो कैसे हैं, वो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, है ना,
म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। किडनी में अगर प्रेजेंट होगा तो यूरिन के मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, अगर वो ओविडक्ट्स में है तो जहाँ पे एग्स होते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स, जैसे कि आपने सुना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें इस तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं ना। ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या होते हैं, एग को कैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरी होती है, यहाँ से एग रिलीज होता है। ठीक है, जब यहाँ से एग रिलीज होगा तो ये क्या करेंगे, एग को कैच करेंगे। तो इनके अंदर भी कैसे होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इस एग का मूवमेंट अंदर की ओर कराएंगे, है ना। जहां पे भी मूवमेंट होगा, ठीक है, जहां पे भी मूवमेंट होगा जिस भी पार्ट में, वहां पे क्या होंगे, हमारे ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो रही है, किडनी के अंदर होगी। किडनी के अंदर क्या मूव करेगा, यूरिन। ठीक है, देन फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, और किडनी ट्यूब्स में मिल जाएंगी। फैलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अक्रेंस बता दिया आपको, ये किडनी और फैलोपियन ट्यूब से मिलती है। इनका फंक्शन क्या क्या है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग्स। ठीक है, इसके थ्रू होगा मूवमेंट, सीलिया के थ्रू, है ना। सीलिया जो होंगे वो कंटिन्यूअसली बीट करेंगे। ठीक है, बीटिंग ऑफ सीलिया होगा, उसे हम बीटिंग ऑफ सीलिया बोलते हैं। बीटिंग ऑफ सीलिया होगा तो उसकी वजह से मूवमेंट होगी। ठीक है, बीटिंग ऑफ सीलिया, क्लियर है। देन आपके एनसीईआरटी में एक और टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज दिया है, जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सपोज ये आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल है। ठीक है, ये क्या करेंगी, यही आपस में इस तरीके से ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, है ना। ये सारे टिश्यूज क्या है, इस तरीके से बनेंगी कि इन्होंने एक राउंड ग्लैंड लाइक शेप बना दिया। अभी क्या है, इसके अंदर से कुछ भी पास हो सकता है ना। ये एक हॉलो स्ट्रक्चर बन गया, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे सारे, यहाँ पे क्या होगी, सेल्स इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लिया इन लोगों ने ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये कोई भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी हार्मोन हो गया या ऐसा कोई सिक्रेटरी प्रोडक्ट है जो जिसका सिक्रेशन कराना हो सेल टिश्यूज के थ्रू, है ना। तो वहां पे ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होंगे वो अपना शेप चेंज करके कैसा कर लेंगे, ग्लैंडुलर शेप में आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके का शेप बना लेती हैं। आप देखोगे तो इस तरीके कुछ इस तरीके के शेप में होती है। ठीक है, यहाँ पे सारे आपको इस तरीके के टिश्यूज ही अरेंज मिलेंगे, है ना। यहाँ पे सारे ये सेल्स इसी तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, इस टाइप की होती है। ये सारे क्या डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के शेप में बता रहे हो। ठीक है, कि किस तरीके से ये टिश्यूज अपना अरेंजमेंट करती हैं। ये किसमें इन्वॉल्व होती है, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन of different products. ये क्लियर है सभी को, एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया। ठीक है,
कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़े एपिथेलियल टिश्यू के? क्या क्या पढ़ा हमने एपिथेलियल टिश्यू में? हाँ, कोई बताओ। मैम एपिथेलियल टिश्यूज दो तरह में डिवाइडेड होते हैं, पहले शेप ऑफ सेल्स में, उसके बाद लेयर्स ऑफ सेल में। दो तरीके में डिवाइड नहीं होते, मतलब हम उनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला शेप के बेसिस पे और दूसरा लेयर्स के बेसिस पे, ठीक है। यस मैम, शेप के बेसिस पे होते हैं ट्यूमर्स एपिथेलियल सेल, फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल एंड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। और एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। हाँ, और लेयर्स ऑफ सेल दो तरह के होते हैं, सिंगल सेल और मल्टीपल सेल। हाँ। सिंगल लेयर में होंगे तो सिंपल एपिथेलियम हम बोल देंगे, ठीक है। मल्टीपल लेयर्स में होंगे तो उन्हें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोला जाएगा, जो क्या होंगे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। बट वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगा वो एक ही होगा, एक ही मेम्ब्रेन के ऊपर अलग अलग लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, फिर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज आपको कहाँ मिल जाएंगे? लाइनिंग ऑफ माउथ, ऑसोफेगस, ब्लड वेसल्स, एल्वियोली। हाँ, इन सारी जगह आपको क्या हो जाएगा, जहां भी आप हॉलो स्पेस देखोगे, है ना। जैसे कि आप माउथ के अंदर देखो, माउथ के अंदर भी स्पेस है, एसोफेगस जो है पाइप है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हॉलो स्पेस है, ब्लड वेसल की पाइप होती है, इनके अंदर भी हॉलो स्पेस होता है ना। एल्वियोलाई के पास होगा क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का काम हो रहा है, गैसेस डिफ्यूज हो रहे हैं, डिफ्यूज होकर एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वहां भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलेगा? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। हाँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड तो जो प्रोटेक्शन। किडनी ट्यूब्यूल्स है, जो मैंने आपको बताया, किडनी ट्यूब्यूल्स यहाँ पे क्या काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है ना। और फिर सलाइवरी ग्लैंड है, वहां पे वो क्या काम करेंगे, सिक्रेशन का काम करेंगे, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगी? लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ colon, स्टमक, हाँ, small colon में, intestine, गॉल ब्लैडर में दिख oviduct, जाएगा, gallbladder। है ना। वहां पे भी क्या काम करिए, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रेशन का, ठीक है। तो सारे एपिथेलियल टिश्यू जो है इनका काम सेम ही है, सबका काम सेम ही है ना, कि वो क्या करिए, एब्जॉर्प्शन करिए, सिक्रेशन करिए, प्रोटेक्शन देने का काम करिए, ठीक है। फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, कहीं कहीं पे किसी किसी सेल में कहीं एब्जॉर्प्शन करिए तो कहीं सिक्रेशन करिए, ठीक है। एंड जो प्रोटेक्शन है वो तो कॉमन है, सब सारे ही टिश्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या, अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैसी होती है? क्या करेंगे कनेक्टिव टिश्यू? सपोज ये आपका स्किन का ऊपर का कवरिंग है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है आपकी स्किन की, है ना। एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू से बने होंगे, इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या होंगे, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, उसके नीचे इस तरीके से डर्मिस प्रेजेंट होगी, ठीक है। डर्मिस, ये क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। डर्मिस के ऊपर है इसलिए हम इसे बोल रहे हैं एपिडर्मिस, ठीक है।
देन यहाँ सपोज ब्लड वेसल्स हैं, जिनसे ब्लड कैरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे ना, वो कैसे होंगे, वो कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ठीक है। आपकी बॉडी में जब आप सपोज अपने हैंड को ऑब्जर्व करो, ठीक है, आपका जो हैंड है इस तरीके से, आपके हाथ है, ठीक है, ये पोर्शन बना रही हूँ आपके हैंड का। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली लाइनिंग होगी ना, वो क्या होगी, एपिथेलियल टिश्यू की होगी, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपर होंगे, वो प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। उसके नीचे क्या होगा, आपकी मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसके एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कौन होती है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और उन मस्कुलर टिश्यूज के नीचे कौन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है कि ये हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है, सारे पार्ट में प्रेजेंट है। ये क्या करती है, जो हमारे स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। एक दूसरे से वो जोड़ कर रखती है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये आपस में क्या होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगी तो वो जुड़ नहीं पाएंगे आपस में, और क्या होगा कि आपके ऑर्गन्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, है ना, इधर से उधर हो जाएंगे। आप मूव करोगे तो आपके ऑर्गन्स दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है, वो मूवमेंट डिफरेंट हो जाएगा, फिर वो सारे ऑर्गन्स इधर से उधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, ये पैकिंग मटेरियल होती है, जो कि एक बाइंडिंग सपोर्ट बाइंडिंग प्रोवाइड करती है हमारे डिफरेंट टिश्यूज को, डिफरेंट ऑर्गन्स को। क्लियर है। देखो अभी क्या होगा, सपोज यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, एक तो हमारी बॉडी में फ्रीली मूविंग है, ठीक, और कैसे होते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सपोज एक मैट्रिक्स है, जेल लाइक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब आप समझ रहे हो, लिक्विड सब्सटेंस है उनके अंदर, ठीक है। जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, है ना, जिससे सेल्स न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो पार्ट मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स घूम रहे होंगे, है ना। इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, डिफरेंट सेल्स होंगे, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों से मिलकर ये एक एपिथेलियल टिश्यू बनता है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ये देखो, ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, लाइट ब्लू, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स है ना। जेल लाइक होता है, सेमी सॉलिड आप बोल सकते हो, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स है ये पूरे। इनके अंदर आप ये जो ब्राउन ब्राउन लाइनिंग्स इस तरीके से जा रही है ना, ये फाइबर्स है अलग अलग। देखो ये पतले वाले जो है व्हाइट कलर के यहाँ से दिख रहे होंगे ये आपको, लाइक दिस, ये सारी क्या है, इलास्टिक फाइबर्स है, ठीक है। ये बहुत ही पतले होते हैं, ये काफी थोड़े बड़े आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, रेटिकुलर फाइबर्स है, ठीक है। और ये फाइबर्स कोलाजन फाइबर्स है। तो तीन तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलाजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। और इनके अंदर जो मैट्रिक्स होती है उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स, आप ये सब नाम अभी सिर्फ जान लो कि क्या होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स है, मेलानोसाइट्स है, देन ये मैक्रोफेजेस है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, देन मास्ट सेल्स, हाँ ये मास्ट सेल्स, ये सारे क्या होते हैं, हमारे अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसीज होती है। ये क्या करती है डब्ल्यूबीसीज, ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा ना, अगर कोई भी पैथोजन आ गया, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, तो ये क्या करेंगे, फटाफट वहां पे उन एंटीजन को फाइट करेंगी, उन बैक्टीरिया को फाइट करेंगी और वहीं पे उनको मार देंगी, ठीक है। वो आपकी ये क्या हो जाएगा, वो आपकी बॉडी के अंदर इसको आने ही नहीं देंगी, है ना, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है, जस्ट हमारे स्किन के नीचे है, ठीक है।
स्किन हो गई पहले एपिथेलियल टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू हो गया, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारी क्या प्रेजेंट है, ये सारी डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है ना, सारी सेल्स प्रेजेंट है जो कि इन्फेक्शन को फाइट करेंगी और उसे वहीं पे किल कर देंगी। ये डायग्राम क्लियर था आपको? Yes, ma'am. तो इस तरीके से आपको ये कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको यहाँ भी बता रही थी कि आपकी एपिडर्मिस है, ये डर्मिस यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा। सपोज कोई भी पैथोजन यहाँ पे आया, यहाँ पे ये पैथोजन है ना, ये सपोज एपिडर्मिस इसको रोक नहीं पाई, जैसे भी हो ये अंदर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, जैसे कि लिम्फोसाइट है, मास्ट सेल है, मैक्रोफेजेस है, ये सारे आके क्या करेंगे, इस पैथोजन को किल कर देंगे, समझ रहे हो। या सपोज आपको कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई आपको, ठीक है, आपका टिश्यू डैमेज हो गया यहाँ से, है ना, चोट लगने से क्या हुआ, कट गया, कटने से क्या हुआ, इतनी टिश्यू आपकी डैमेज हो गई, ठीक है। टिश्यू जैसे ही डैमेज होगी फिर से क्या होंगे, सारे सेल्स आएंगे एंड इनके ऊपर एक्ट करेंगे और इसको ठीक करेंगे। तो फंक्शन समझ रहे हो आप क्या हो रहा है। क्लियर है। और ये सारे जो डब्ल्यूबीसीज है ये आ कहाँ से रही है, जो ये आपका ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल के अंदर क्या कैरी हो रहा है, ब्लड कैरी हो रहा है, इसके अंदर क्या है, ब्लड कैरी हो रहा है, ठीक है। इनके पास ब्लड वेसल्स के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, उन्हीं पोर्स से क्या हो रहा है, ये बाहर आ रहा है, ठीक है। आपके ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में हमारे पास होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ठीक है, और प्लेटलेट्स, इतने पार्ट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो हमारे ब्लड से क्या बाहर आएगा, ये आरबीसी कभी बाहर नहीं आती है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों बाहर आते हैं एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी आ कहाँ से रही है, इन्हीं ब्लड वेसल से आ रही है ना। ये समझ रहे हो आप। अब देखो ये जो मैंने आपको सेल्स का बताया, सपोज कनेक्टिव टिश्यू अब आपकी किससे बनी है, क्या क्या है आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, सेल है, ठीक है। सेल में डिफरेंट डिफरेंट ये जो लिम्फोसाइट है, मास्ट सेल है, माइक्रोफेजेस है, इनको हमने क्या किया, ये सेल वाले पार्ट, ठीक। एंड एक और चीज क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो आपको जेल वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये जेल वाला पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। ये दो चीजों से मिलकर बना है, ग्राउंड सब्सटेंस एक बोलते हैं एंड एक होता है फाइबर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किन चीजों से मिलकर बना है, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर। ग्राउंड सब्सटेंस में आपका क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस मतलब कि जहां से सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन लेंगे, जैसे कि वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होगा एंड प्रोटीन से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो एक ओवरव्यू आपको क्लियर है कि कनेक्टिव टिश्यू होती क्या है, कि ज्यादा हो गया अभी, बोलो।
बोलो बच्चों, ये Yes, ठीक ma'am. था या ज्यादा था? मतलब मैंने जो अभी आपको समझाया वो सारी चीजें आपको समझ में आई? Yes, ma'am. क्लियर है ना? मतलब ज्यादा तो नहीं हुआ ना कि ओवर मैंने समझा दिया? क्योंकि ये सारे पार्ट आपको वैसे तो हायर क्लासेस में थोड़े पढ़ने होंगे, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, पर इसलिए बताया क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आए। ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी काम कैसे कर रही है, कहाँ पे होती है, किन किन चीजों से मिलकर बनी है ना? आप ये सब चीजें समझोगे नहीं, सिर्फ टर्म्स को पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ये टर्म्स कौन से टर्म्स है। जैसे कि बोल दिया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो आप समझोगे अब ये मैट्रिक्स क्या है ना? फाइबर्स बोल दिया, फाइबर्स क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल समझाया है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ना सब? Yes, ma'am. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू, बाय बाय।